पैदा तो हुआ था एक रॉयल फैमिली में, लेकिन उसकी जिंदगी एक नौकर से भी ज्यादा बेकार बना दी गई थी। ये कहानी है किन ली की, जिसे उसके अपने पिता ने कब का भुला दिया था, जिसे उसके भाई नकारा कहकर जलील करते थे और रहने के लिए उसे एक सुअर के बाड़े जैसा टूटा फूटा कमरा दे दिया गया था। पूरी दुनिया का मानना था कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सबके लिए वो सिर्फ एक वेस्ट था, एक ऐसा बोझ जिसे बस मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। जिस दिन उसके गले का वो पुराना नेकलेस टूटा, उसी दिन उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। जो चीजें लोग कूड़े में फेंक देते थे, वही वेस्ट पिल्स इस लड़के के लिए खजाना बन गई। और यहीं से शुरू होता है जीरो से हीरो बनने का वो सफर, जहाँ एक बेकार समझा जाने वाला लड़का अपनी ताकत से उन सब का घमंड तोड़ देता है जिन्होंने कभी उसे रुलाया था। अब सवाल ये है कि कैसे गुड फॉर नथिंग पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर एम्परर बन गया, और क्या किनली अपने ही परिवार से अपना हक वापस छीन पाएगा। ये कहानी सिर्फ पावर की नहीं है, ये कहानी है रिवेंज, एक्शन और एक धमाकेदार कमबैक की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि किन ली का असली खेल अब शुरू होने वाला है। कहानी की शुरुआत किन फैमिली के आलिशान घर के मेन गेट से होती है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज किन फादर का बर्थडे है और पूरे घर में जश्न का माहौल है। इसी भीड़ भाड़ और खुशी से दूर हम घर के सबसे छोटे बेटे किन ली को देखते हैं, जो दरवाजे के बाहर अकेला खड़ा होता है। परिवार के लोग और नौकर उसे नकारा समझते हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है। वो बस किसी तरह अंदर जाकर अपने पिता को ये तोहफा देना चाहता है और उन्हें लंबी उम्र की बधाई देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर कदम रख पाता, उसका रास्ता उसका बड़ा भाई किन यू रोक लेता है। किन यू की आंखों में किन ली के लिए सिर्फ नफरत होती है, क्योंकि किन ली के पास कल्टीवेशन का कोई टैलेंट नहीं है। वो उसे जलील करते हुए कहता है कि वो इस घर में पैर रखने के लायक भी नहीं है। किन ली बेचारा समझाता है कि वो पिछले 3 सालों से अपने पिता से नहीं मिला है और आज के दिन वो बस एक बार उनकी शक्ल देखना चाहता है। लेकिन उसकी ये मासूम सी जिद सुनकर किन यू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर गुस्से में किन ली का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लेता है। ठीक उसी वक्त वहां एक दमदार एंट्री होती है किन ली के दूसरे भाई किन फेंग की। वो तुरंत बीच में आकर किन यू को रोक देता है। वो बेहद ठंडे लेकिन सख्त लहजे में किन यू को चेतावनी देता है कि वो उनके ठहरवे छोटे भाई को बुली करने की कोशिश न करे। किन फेंग का खौफनाक ऑरा देखकर किन यू की हालत खराब हो जाती है। वो बुरी तरह डर जाता है और चुपचाप अपना सर झुकाकर माफी मांग लेता है। जब किन यू वहां से चला जाता है, तब किन फेंग मुड़ता है और किन ली के हाथ में उस छोटे बॉक्स के बारे में पूछता है, जो दरअसल उनके पिता के लिए बर्थडे गिफ्ट होता है। वो बड़े प्यार और नर्म आवाज में किन ली को समझाता है कि इस वक्त उनके पिता बड़े बड़े इमॉर्टल एल्डर्स के स्वागत में बहुत बिजी हैं और अभी उससे नहीं मिल सके, इसलिए वो उसे दुखी न होने की सलाह देता है। ये सुनकर किनली का दिल टूट जाता है। वो अपना सर झुका लेता है और हल्की लेकिन दर्द भरी आवाज में पूछता है, क्या पिताजी मुझे भूल चुके हैं? ये सवाल सुनकर किनफेंग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस किनली को दिलासा देता है, लेकिन अपने दिल का दुख अपने अंदर ही दबा लेता है। जब वो किनली को वहां से विदा करता है, तो वो मन ही मन सोचता है, छोटे ली, इसमें पिता को दोष मत देना, बल्कि इस कल्टीवेशन प्लान को दोष दो, जो इतना पत्थर दिल हो चुका है। यहाँ से निकलने के बाद किनली एक दूसरे रास्ते से वापस जा रहा होता है, लेकिन उसका बुरा वक्त यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। रास्ते में उसे किन फैमिली के कुछ अमीर यंग मास्टर्स का ग्रुप मिल जाता है। वो सब किनली को देखते ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि देखो, ये नकारा इंसान कितना बेशर्म है, जो हर साल बर्थडे पार्टी में मुंह उठा के चला आता है। उनकी कड़वी बातें सुनकर किनली का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और पलटकर जवाब देने के लिए तैयार होता है। उसका छोटा सा हाथ गुस्से में कांप रहा होता है और वो उन्हें पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिर में वो अपनी मजबूरी समझ जाता है। वो अपने गुस्से को घूंट कर पी जाता है और बर्दाश्त करके वहां से मुंह मोड़कर चला जाता है, जिससे उन लड़कों का घमंड और भी बढ़ जाता है। अब सीन बदलता है और हम एक पुराने टूटे फूटे घर को देखते हैं, जहां किनली अकेला रहता है। ये जगह किसी भी तरह से एक यंग मास्टर के रहने लायक नहीं होती। वहां पहुंचकर वो खुद को समझाता है कि भले ही आज सब उसे नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कल्टीवेशन के जरिए ही वो खुद को साबित कर सकता है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि पिछले 10 सालों की दिन रात की मेहनत के बावजूद किनली अभी भी स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म के सबसे निचले लेवल पर ही अटका हुआ है। उसी पल जो नेकलेस वो हमेशा पहने रहता है, उसमें अचानक एक दरार आ जाती है। वो नेकलेस तेजी से हिलने लगता है और उसमें से एक अजीब सी मिस्टीरियस एनर्जी निकलने लगती है। ये एनर्जी पहले किनली के पूरे शरीर को घेर लेती है और फिर अचानक उसके अंदर घुस जाती है। इसके तुरंत बाद किनली की आंखें झटके से खुलती हैं और वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है, जो इशारा करता है कि कुछ बेहद अजीब होने वाला है। किनली उस नेकलेस को हाथ में उठाकर देखता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। वो याद करता है कि ये नेकलेस उसे बचपन में गलती से मिला था और आज ये अचानक टूट गया। तभी उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं।
क्योंकि उसकी नजरों के ठीक सामने हवा में एक अजीब सा सर्कल बन जाता है। वो हैरानी से सोचता है कि ये क्या चीज है, और तभी उसे समझ आता है कि क्या ये वही बॉटल नेक है जिसके बारे में उसके भाई किनफैंग ने बताया था। किनली खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि नहीं, उसे अभी एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। वो तुरंत अपनी जेब से एक शीशी निकालता है और उसमें से कुछ की गैदरिंग पिल्स अपनी हथेली पर रखता है। उन 2 पिल्स को देखते हुए वो मन में सोचता है कि दूसरे भाई ने कहा था कि अगर मैं कभी बॉटल नेक पर पहुंचूं तो मुझे तुरंत ये 2 की गैदरिंग पिल्स खा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें खा पाता, उसके हाथ में रखी वो दोनों पिल्स अचानक बदलने लगती हैं। वो पिल्स अपने आप आसपास की इम्प्योर की को सोखने लगती हैं और पिल्स के अंदर की सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगती हैं। किनली एक पिल को उठाकर देखता है और पाता है कि वो अब एक पूरी तरह से प्योरिफाइड की गैदरिंग पिल बन चुकी है। वो हैरानी से सोचता है कि क्या इस नेकलेस के स्पिरिट पैटर्न में मेडिसिनल पिल्स को प्योरीफाई करने की ताकत है। बिना वक्त गवाए वो उन दोनों पिल्स को अपने मुंह में डाल लेता है। इसके बाद किनली अपनी आंखें बंद करता है और अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। वो अपने कल्टीवेशन मेथड को एक्टिवेट करता है, स्पिरिचुअल की को कंट्रोल करता है और उन पिल्स के असर को एब्जॉर्ब करता है। और इसी के साथ एक लंबे अरसे के बाद वो उस बॉटल नेक को तोड़ देता है। अगले दिन सुबह होते ही एक नौकर किनली के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो नौकर बेहद घमंडी लहजे में किनली को बताता है कि ओल्ड मास्टर का हुक्म है कि किनली अब 16 साल का हो गया है, इसलिए 3 महीने बाद उसे फार्मेसी जाकर काम में मदद करनी होगी। कमरे के अंदर से किनली जवाब देता है कि वो समझ गया। इस वक्त किनली अपने बिस्तर पर बैठा होता है और उसका दिल परेशान होता है। वो सोचता है कि फार्मेसी भेजने का मतलब है कि क्लैन सच में उसका कल्टीवेशन का रास्ता हमेशा के लिए काट देना चाहता है। वो अपने हाथों को बड़े दुख भरी नजरों से देखता है और सोचता है कि भले ही उसने अभी अभी स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की दूसरी लेयर पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि तभी उसे ख्याल आता है कि अब जब स्पिरिट पैटर्न में मेडिसिनल पिल्स को प्योरीफाई करने का असर है, तो 3 महीने बाद फार्मेसी में मदद करना उसके लिए इसे यूज करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां किनियो की घबराई हुई आवाज गूंजती है। वो गुस्से में अपनी माँ से पूछता है कि किनली फार्मेसी आ रहा है, तो अब वो लोग क्या करें। वो कहता है कि भले ही किनली नकारा है और वो बेवकूफ नहीं है। वो डरता है कि अगर किनली ने पिता को बता दिया कि वो लोग फार्मेसी में क्या कर रहे हैं तो मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर किन्यू की माँ गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और उसे बेकार चीज कहती है। वो पूछती है कि वो किस बात से डर रहा है। वो उसे समझाती है कि वो बस अपने मामा को बता दे कि वो किनली के आने का इंतजार करे और उसे ऐसा सबक सिखाएं कि उसे वहां चैन की एक सांस भी ना मिले। किन्यू ये सुनकर खुश हो जाता है और हाँ में जवाब देता है। 3 महीने बाद किन ली किन फैमिली की फार्मेसी पहुंचता है और हाथ जोड़कर मैनेजर जियांग को नमस्ते करता है और बताता है कि वो आज वहां रिपोर्ट करने आया है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैनेजर जियांग उसे बीच में ही टोक देता है। अंदर ही अंदर वो बूढ़ा आदमी किन यू के ऑर्डर्स याद करता है कि उस नकारा तेहवे का अच्छे से स्वागत करना है, लेकिन बाहर से वो शांत रहने का दिखावा करता है और तेहरवे यंग मास्टर का स्वागत करता है। मैनेजर जियांग खुशी से मुड़ता है और अपने बेटे सेकंड सन को ऑर्डर देता है कि वो तेहरवे यंग मास्टर को उनके कमरे में ले जाए। सेकंड सन धीमी आवाज में किन ली को रास्ता दिखाता है और उसे आराम करने वाली जगह ले जाता है। वो एक दरवाजे के सामने रुकते हैं और सेकंड सन कहता है कि वही उनका रेजिडेंस है और दरवाजा खोल देता है। किनली अंदर का नजारा देखकर सदमे में आ जाता है। वो कमरा किसी टूटे फूटे घर जैसा होता है जहां फर्नीचर बिखरा पड़ा होता है, जो किसी इंसान के रहने लायक बिल्कुल नहीं लगता। वो नौकर किनली के एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं देता और दिखावे के लिए कहता है कि वो उनका सामान अंदर रख देता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो सेकंड सन को पुकारती है। एक मोटी औरत वहां चलती हुई आती है और तेज आवाज में कहती है कि जल्दी से उसके कमरे के लिए गर्म पानी लाया जाए, क्योंकि इस ठंड ने उसे मार ही डाला है। सेकंड सन डरकर कहता है कि वो अभी तेहरवे यंग मास्टर को रास्ता दिखा रहा है। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर आवाज निकालती है। इस पॉइंट पर किनली आखिरकार बोलता है और पूछता है कि क्या उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि ये कमरा रहने लायक नहीं है। ये सुनकर मैनेजर की बीवी घमंड से किनली के पास आती है। किनली डरता नहीं है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। वो औरत बिना सोचे किनली का गाल पकड़कर खींचती है और उसे नकारा यंग मास्टर कहती है। वो कहती है कि उसे डर है कि किनली को किन फैमिली के रूल्स नहीं समझ आए। वो बताती है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी कम है कि वो पिल फर्नेस में पिल्स भी रिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ मजदूरी करने के लायक है। वो कहती है कि एक मजदूर की जगह यही है, इसलिए वो एहसान फरामोश न बने। किनली उसे खूनी नजरों से घूरता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। ये देखकर वो औरत गुस्सा हो जाती है और ताना मारती है कि क्या वो सच में खुद को यंग मास्टर समझता है। वो उसे धमकाती है कि अब वो फार्मेसी में है, इसलिए वो अपनी औकात याद रखे। किनली अब शांत रहने की कोशिश नहीं करता और गुर्राता है कि वो उसे छोड़ दे। इसके साथ ही किनली पूरी ताकत से उसे धक्का दे देता है। मैनेजर की बीवी धक्का खाकर पीछे रखे हुए सामान के ढेर पर जा गिरती है। दुकान के बाकी नौकर ये देखकर दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि ये बुरा हुआ और कहते हैं कि जल्दी से मैनेजर को बुलाया जाए। किनली अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखता है और सोचता है कि भले ही उसने गुस्से में एक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर वो अपने हाथ को देखता है और महसूस करता है कि कुछ तो बदला है।
ठीक उसी वक्त मैनेजर जियांग वहां आ जाता है और पूछता है कि वहां क्या हो रहा है। जब वो अपनी बीवी को गिरते पड़ते उठते हुए देखता है, किनली उसे तीखी नजरों से देखता है और बताता है कि मैनेजर जियांग की बीवी कह रही थी कि किन फैमिली के रूल्स के हिसाब से वो सिर्फ एक मजदूर बन सकता है और उसे इसी कमरे में रहना होगा। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी डर के साथ सोचता है कि इस नकारा को रूल्स के बारे में किसने बताया। किनली वहां से मुड़ता है और कहता है कि वो अभी जाकर अपने सेकंड ब्रदर किन फेंग से पूछता है कि क्या रूल सच में ऐसे ही हैं। किन फेंग का नाम सुनते ही मैनेजर जियांग तुरंत उसे रोकता है और कांपते हुए कहता है कि ये एक गलतफहमी है। वो कहता है कि वो भला यंग मास्टर से मजदूरी कैसे करवा सकते हैं और गिड़गिड़ाता है कि ये बात सेकंड यंग मास्टर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए वो तुरंत चिल्लाता है और अपने बेटे सेकंड सन को बेवकूफ नौकर कहता है। वो झूठ बोलता है कि 13वें यंग मास्टर का कमरा बगल वाला है और उसे डांट कर हुक्म देता है कि वो जल्दी से यंग मास्टर को वहां ले जाए। सेकंड सन सर झुकाकर डर के मारे हाँ में जवाब देता है। फिर किन ली को तुरंत वहां से ले जाया जाता है और सेकंड सन उसे बड़े अदब से अपने पीछे आने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं, मैनेजर जियांग का वो नकली शरीफ चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो गुस्से में वहां खड़े नौकरों पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो लोग वहां खड़े होकर क्या देख रहे हैं और उन्हें तुरंत डॉक्टर बुलाने का हुक्म देता है। वो अपनी बीवी को घृणा से देखता है और मन ही मन सोचता है कि उन्हें उस नकारा लड़के ने बेवकूफ बना दिया। वो गुस्से में कसम खाता है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ सेकंड सन किनली का सामान टेबल पर रखता है और बेडशीट ठीक करते हुए बड़े प्यार से बताता है कि 13वें यंग मास्टर को इसी कमरे में रहना होगा और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक बता दें। किनली सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करता है और सेकंड सन से पूछता है कि वहां सामने क्या है। सेकंड सन ईमानदारी से बताता है कि वो पिल फर्नेस का फायरवुड रूम है जहां खराब हो चुकी मेडिसिनल पिल्स रखी जाती हैं। वो समझाता है कि आमतौर पर एक भी सही पिल बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बाकी सारी वेस्ट पिल्स वहां डिस्पोजल के लिए रखी जाती हैं। ये सुनकर किनली धीमी आवाज में खुद से कहता है कि वेस्ट पिल्स, और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। उसी रात पिल फर्नेस के उस कमरे के बाहर दो लोग पहरा दे रहे होते हैं। किनली चुपके से एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है और उनके जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, किनली दौड़कर दरवाजे तक पहुंचता है और उसे धीरे से खोलकर अंदर देखता है। वहां जमीन पर हजारों वेस्ट पिल्स बिखरी पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर किनली हैरान रह जाता है कि यहाँ कितनी सारी पिल्स हैं। वो अंदर जाता है और एक पिल उठाकर उसे गौर से देखता है। वो कोशिश करता है कि अपने स्पिरिट पैटर्न से उसे प्योरीफाई करे। अचानक वो पिल रिएक्ट करती है, जिसे देखकर किनली खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका स्पिरिट पैटर्न सच में पिल्स को प्योरीफाई कर सकता है। वो खुद को समझाता है कि भले ही उसका कल्टीवेशन टैलेंट खराब है, लेकिन ये पिल्स उसकी स्पिरिचुअल की को बढ़ा सकती हैं और उसकी स्पीड तेज कर सकती हैं। लेकिन तभी वो पिल अचानक उसके हाथ में फट जाती है। उसके टुकड़ों को देखकर किनली गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये कोशिश फेल हो गई। लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है और पूरी रात वहीं उस कमरे में बिता देता है। कुछ दिन बाद हम किनली को लगातार ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो वाटर एरो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक पानी का तीर सीधा एक पेड़ के तने पर मारता है। वो दोबारा हाथ घुमाता है और दूसरा एरो मारता है, जो इस बार जोर की आवाज के साथ लगता है। ये देखकर किनली की आंखों में खुशी चमक उठती है। वो आंखें बंद करके महसूस करता है कि अगर वो इस टेक्निक को इंस्टेंट एक्टिवेट कर सके तो वो अपने से ताकतवर दुश्मनों से भी लड़ सकता है। लेकिन वो सोचता है कि पिल्स को प्योरीफाई करना आसान नहीं है, क्योंकि कई दिनों की मेहनत के बाद वो सिर्फ एक पिल ही प्योरीफाई कर पाया है। वो मुट्ठी बंद करके खुद से वादा करता है कि उसे और मेहनत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ किन फैमिली के घर में किन यू गुस्से में चिल्लाता है कि किन ली की इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैनेजर जैंग वहां घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाता है और किन यू की मां को कजिन कहकर मदद मांगता है। वो झूठ बोलता है कि उस जानवर ने ना सिर्फ मारा पीटा, बल्कि धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। किन यू की मां चुपचाप बैठी रहती है और तिरछी नजरों से देखती है। ये सुनकर किन यू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि वो उस नाकारा को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेगा। सीन वापस फार्मेसी में आता है, जहां किनली टेबल पर किताबों का ढेर रखता है और नौकर को बताता है कि उसने ये सारा काम खत्म कर दिया है। वहां का नौकर इज्जत से कहता है कि यंग मास्टर ने बहुत मेहनत की है। तभी किनली की नजर टेबल पर रखी कुछ दूसरी किताबों पर पड़ती है और वो कहता है कि वो उनका हिसाब भी देख सकता है। लेकिन नौकर घबराकर मना कर देता है और कहता है कि मैनेजर हमेशा उन किताबों को खुद हैंडल करते हैं, इसलिए यंग मास्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किनली को शक हो जाता है। वो सोचता है कि ये लोग हमेशा उससे दवाइयों का हिसाब क्यों छुपाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक उसी वक्त बाहर से किन यू की आवाज आती है, जो किनली को जानवर और सड़ा हुआ बच्चा कहते हुए बाहर निकलने के लिए ललकार रहा होता है। वो चिल्लाता है कि किनली नाटक न करे और बाहर आए, और वो पूछता है कि क्या उसने उसकी 9वीं आंट को मारा था। किनली पलटकर बड़े आराम से जवाब देता है कि अगर उसने मारा भी तो क्या हुआ। ये सुनकर किन यू आग बबूला हो जाता है और कहता है कि वो उसकी एल्डर है और ये बदतमीजी है। इस पर किनली शांति से जवाब देता है कि वो किन
यू की एल्डर होगी, उसकी नहीं। किनली का ये ठंडा रवैया देखकर किन यू का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है कि किनली की हिम्मत कैसे हुई उसका पूरा नाम लेने की, और एक बड़ा भाई होने के नाते वो आज उसे सबक सिखा कर रहेगा। ये सुनते ही किनली के दिमाग में वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब उसे बुली किया गया था, और वो सोचता है कि किन यू के पास कोई हक नहीं है खुद को बड़ा भाई कहने का। किन यू ऐलान करता है कि वो अभी दिखाता है कि किसके पास हक है, और गुस्से में किन ली की तरफ लपकता है। लेकिन किन ली तुरंत अपनी वाटर एरो टेक्निक यूज करता है। एक तीर तेजी से निकलता है जिसे देखकर किन यू दंग रह जाता है और हकलाते हुए हैरानी जताता है कि क्या ये स्पिरिचुअल आर्ट है। इस वक्त किन ली की नजरें बेहद तेज हो जाती है और उसके शरीर के चारों तरफ की घूमने लगती है। किन यू दांत पीसते हुए कहता है कि किन ली ने स्पिरिचुअल वॉइड रियल्म की दूसरी लेयर तोड़ दी है, तभी वो इतना घमंडी हो गया है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन किन ली उसे एक हाथ से रोक लेता है और तुरंत दूसरा एरो क्रिएट करके सीधा किन यू पर मारता है। किस्मत से किन यू वक्त पर अपना डिफेंस बना लेता है, वरना आज उसका काम तमाम हो जाता। किन यू की आंखों में साफ हैरानी दिखती है और वो सोचता है कि ये नामुमकिन है कि इस लड़के की टेक्निक इतनी तेज कैसे हो सकती है। इधर किन ली मन ही मन किन यू की ताकत का अंदाजा लगाता है और सोचता है कि किन यू ने जो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई है वो उसकी बहुत सारी एनर्जी खा जाएगी, इसलिए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। कुछ ही देर में दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि क्या ये वही नकारा 13वां मास्टर नहीं है, क्योंकि आज तो 9वां यंग मास्टर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा। ये सुनकर किन यू शर्म और गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर एनर्जी बनाता है और चिल्लाता है कि आज वो किन ली को जान से मार देगा। किन ली मुस्कुराता है और किनारे से पूछता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है। उसकी वाटर एनर्जी तेजी से किन यू को घेर लेती है और वो ऐलान करता है कि किन यू पहले ही हार चुका है। अगले ही पल किन ली का हमला इतना तेज होता है कि किन यू के हाथ की आग बुझ जाती है और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये नजारा देखकर भीड़ हैरान रह जाती है और सब लोग किन यू को उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे 9वें यंग मास्टर कहकर उठाते हैं। हारने के बावजूद किन यू अपनी हार नहीं मानता। वो जमीन पर पड़े पड़े चिल्लाता है कि किन ली ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की, और वो पिताजी से शिकायत करेगा कि किन ली ने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है। किन ली उसे घूरता है और कहता है कि बेइज्जती किसने की, क्योंकि हमला पहले किन यू ने किया था। वो सबके सामने खुलासा करता है कि ये लोग उसे इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेडिसिन फर्नेस का सच बाहर आए। वो किन यू को चैलेंज करता है कि वो शौक से पिताजी को रिपोर्ट करे, क्योंकि किन ली खुद यही चाहता है ताकि इनका काला सच सबके सामने आ जाए। किन यू ये सब सुनने के बाद गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और बस लाचार होकर रह जाता है। अगले दिन किन फैमिली के मेन हॉल के अंदर सब लोग इकट्ठा होते हैं। किन यू की माँ वहां सबके सामने बैठी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है कि उन्होंने सुना है कि किन यू को बुरी तरह पीटा गया है, और कोई हैरानी से पूछता है कि क्या ये काम उस नकारा किन ली ने किया है, जो कि नामुमकिन लगता है। एक छिपे हुए कोने में किन ली अपनी नजरें झुका लेता है और उसके दिल में गहरा दुख होता है। वो सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिता से इस तरह मिलेगा। मेन सीट पर कोई और नहीं बल्कि किन ली के पिता किन फागर किन हुआ बैठे होते हैं। किन यू की मां बेसब्री से आगे बढ़ती है और घुटनों पर बैठकर रोते हुए किन फादर से कहती है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। किन फादर ठंडे लहजे में उन्हें खड़े होने और बोलने के लिए कहते हैं। वो डांटते हुए पूछते हैं कि वो रो क्यों नहीं है, और कहते हैं कि भाइयों के बीच लड़ाई जैसी घटिया बात पर वो तमाशा ना करें। फिर वो एक पल के लिए रुकते हैं और अपनी नजरें किन ली की तरफ घुमाते हैं, लेकिन वो उसका नाम तक याद नहीं कर पाते। ये देखकर किन फेंग समझ जाता है और झुककर अपने पिता को याद दिलाता है कि ये 13वां ब्रदर किन ली है। ये सुनते ही किन फादर चिल्लाते हैं और किन ली को अनफिलियल सन कहते हुए पूछते हैं कि उसने अपने बड़े भाई को क्यों मारा। किन ली बिना किसी डर के वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और अपने पिता को सजदा करते हुए प्रणाम करता है। वो बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख होता है कि उसके पिता उसे पहचानते तक नहीं। किन फादर नाक चढ़ाकर उसे जल्दी जवाब देने का हुक्म देते हैं। किनली बिना डरी जवाब देता है कि आज के झगड़े की शुरुआत किन यू ने की थी, जो पहले उससे लड़ने आया था। इसलिए वो पिता से निष्पक्ष फैसला करने की मांग करता है। ये सुनते ही किन यू की मां जोर से बीच में बोल पड़ती है। वो चिल्लाकर कहती है कि ये बकवास है और इल्जाम लगाती है कि किनली किन यू से जलता था, इसलिए उसने स्नीक अटैक किया है। किनली का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो कहता है कि वो औरत उस पर झूठे इल्जाम लगा रही है। इस पर वो औरत अपनी उंगली उठाकर चीखती है और कहती है कि वो झूठी नहीं है, बल्कि किन ली ही वो विलन है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वो फिर से रोने का नाटक करती है और कहती है कि किन यू ने तो किन ली को दिल से अपना माना था, बस कुछ कड़वे शब्द बोले थे, लेकिन बदले में किन ली ने उसके खिलाफ साजिश की। वो रोती रहती है और कहती है कि एक नकारा कल्टीवेटर बिना स्नीक अटैक किए भला उसके बेटे को कैसे घायल कर सकता है। ये सुनकर भीड़ फिर से फुसफुसाने लगती है। लोग कहते हैं कि किन यू तो स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 3rd लेवल पर है, इसलिए किन ली जरूर झूठ बोल रहा है और उसका कैरेक्टर बहुत खराब है।
अचानक केन फादर जोर से चिल्लाते हैं और सबको शांत रहने का हुक्म देते हैं। वो घूर कर अपने बेटे केनली को देखते हैं और पूछते हैं कि उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है और क्या वो सच में अपने नौवे ब्रदर के बराबर है। केनली ईमानदारी से जवाब देता है कि अभी कुछ वक्त पहले ही उसने स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की सेकंड लेयर को ब्रेक किया है। ये सुनते ही किन फादर गुस्से में उछल पड़ते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगर झूठ ही बोलना है तो कोई ढंग का झूठ बोले, क्योंकि वो उसे बेवकूफ समझने की गलती ना करे। किनली को यह सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो सीधा अपने पिता की आंखों में देखता है और दृढ़ता से जवाब देता है। वो चैलेंज करता है कि अगर पिता को उस पर यकीन नहीं है तो वो सबके सामने किसी भी थर्ड लेयर प्रैक्टिशनर को उससे लड़ने के लिए भेज दे। किनली सबके सामने ऐलान करता है कि अगर वो हार गया तो वो सजा के तौर पर अपनी जान लेने को भी तैयार है। वो शर्त रखता है कि जब तक सामने वाला थर्ड लेवल पर है वो उसे पहला हमला करने का मौका देगा, और अगर फिर भी किनली हार गया तो वो अपनी जान देकर इस गुनाह की भरपाई करेगा। ये सुनकर किन फेंग और वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। तभी पास खड़ा सबसे बड़ा भाई किन डा ये सुनकर हंसते हुए ताना मारता है। वो पिता से कहता है कि जब किनली इतना ही कह रहा है तो क्यों ना उसे आजमा लिया जाए। अगर वो जीत गया तो बाद में बात कर लेंगे। पिता किन फादर थोड़ा मजबूर होकर पूछते हैं कि क्या कोई है जो किनली से लड़ना चाहता है। उसी वक्त 11th ब्रदर किन टोंग आगे आता है और कहता है कि वो लड़ेगा। पिता हाँ में सर हिला देते हैं। किनटोंग किनली को उकसाने वाली नजरों से देखता है और कहता है कि वो उम्र में बड़ा है और इसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, इसलिए वो किनली को पहला वार करने का मौका देगा। किनली बिना डरे मना कर देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब 11वें ब्रदर पहले हमला करेंगे तभी वो अपनी मासूमियत साबित कर पाएगा। किनटोंग हंसकर पूछता है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और पूछता है कि उसने कितनी तरह की स्पिरिचुअल आर्ट सीखी है। किनली सच सच बताता है कि उसने सिर्फ एक तरह की वाटर एरो टेक्निक सीखी है। ये सुनते ही किनटोंग और बाकी सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं कि बस एक टेक्निक से ये लड़ने आया है। लेकिन किनली गुस्सा नहीं होता, बस अपनी तेज नजरों से किनटोंग को घूरता रहता है और चेतावनी देता है कि उसने ये कला अभी नई सीखी है, इसलिए अगर 11वें ब्रदर को चोट लग जाए तो वो उसे माफ कर दे। किनटोंग गुस्से में बड़बड़ाता है और कहता है कि ये बदतमीजी है। वो तुरंत एक फायरबॉल लॉन्च करता है और चिल्लाता है कि वो अभी उसे मजा चखाता है। किनली मन ही मन जज करता है कि यह हमला तो किन यू से भी स्लो है। वो अपनी ताकत इकट्ठा करता है और एक वाटर एरो क्रिएट करके सीधा किनटोंग की तरफ फेंक देता है। एरो इतनी तेजी से निकलता है कि किनटोंग के कुछ बाल कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। किनली धीमी आवाज में चेतावनी देता है कि स्पिरिचुअल आर्ट्स की आंखें नहीं होती, इसलिए 11वें ब्रदर संभल कर रहे हैं। अपने बाल कटते देख किनटोंग पागल हो जाता है और हमला जारी रखता है। वो कहता है कि वो तो बस रहम खा रहा था लेकिन अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, किनली का दूसरा वाटर एरो उसके कंधे को चीरते हुए निकल जाता है। किनटोंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो दर्द के मारे वहीं घुटनों पर गिर पड़ता है। मैच खत्म होते ही नीचे भीड़ में शोर मच जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि किनटोंग हार गया और किनली की टेक्निक इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। लोग शक करते हैं कि कहीं उसने कोई टैलिस्मैन तो यूज नहीं किया। किन फेंग गर्व से किन ली को देखता है और सोचता है कि छोटा ली अभी से इतना ताकतवर है, अब कोई उसे नकारा नहीं कहेगा। किन फादर भी मन ही मन तारीफ करते हैं कि इतनी तेज कास्टिंग एबिलिटी एक नायाब टैलेंट है। बस अफसोस कि किनली की उम्र अब कल्टीवेशन शुरू करने के लिए निकल चुकी है। किनली तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और पिता से फैसला सुनाने की गुहार लगाता है। पिता कुछ बोल नहीं पाते और बस उसे घूरते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा भाई किंडा अपनी हार नहीं मानता। वो आगे आकर पिता से कहता है कि भले ही किनली ने यह साबित कर दिया कि वो स्नीक अटैक नहीं था, लेकिन ये सच अभी भी वही है कि भाइयों ने आपस में लड़ाई की है। उसकी अगली बात सुनकर किनफेंग और किनली दोनों को गुस्सा आ जाता है। किंडा कहता है कि अगर किनली को कड़ी सजा नहीं दी गई तो फ्यूचर में कोई भी परिवार के नियम नहीं मानेगा। किंडा की बातें सुनकर किनली गुस्से में जवाब देने की कोशिश करता है और कहता है कि बड़े भाई को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, किंडा उसे बीच में ही टोक देता है। वो गुस्से में कहता है कि किनली कितना ढीठ है, क्योंकि एक ही परिवार के भाइयों का आपस में लड़ना रूल्स का वायलेशन है। वो कहता है कि ये बात मायने नहीं रखती कि किनली ने स्नीक अटैक किया या नहीं, बल्कि मुद्दा यह है कि उसने परिवार का नुकसान किया है। वो किनली पर दबाव डालते हुए पूछता है कि क्या वो केन फैमिली के लॉस से असहमत है या फिर अपने बड़े भाई से। ये मौका देखते ही केन्यू की माँ आग में घी डालने के लिए लपकती है। वो ताना मारती है कि किनली बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, इसलिए उसे तमीज सिखाने वाला कोई नहीं बचा। ये सुनकर किनली का खून खौल उठता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन केन्यू भी मौके का फायदा उठाता है। वो पिता से शिकायत करता है कि किनली उसका सम्मान भी नहीं करता, इसलिए वो पिता से न्याय की मांग करता है। किन फादर मन ही मन सोचते हैं कि भले ही किनली की कास्टिंग एबिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर वो रैंक में आगे नहीं बढ़ सकता तो वो बेकार है। इसलिए वो किंडा की बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि किनली को सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी करता है और उसे डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। पिता के ये शब्द किनली को किसी बिजली के झटके की तरह लगते हैं। इसके बाद किन फादर सजा सुनाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि किन फैमिली के रूल्स के मुताबिक वो किनली और किनयू दोनों को आधे साल की कैद की सजा देते हैं और उनका मंथली अलाउंस भी काट दिया जाएगा। वो किनयू की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि वो घायल है,
इसलिए वो अपने कमरे में जाकर आराम करे और अगले 6 महीने तक मेडिसिन फर्नेस के मामलों में दखल ना दे। किन्यू खुशी खुशी सर झुकाकर हाँ कर देता है। फिर पिता किनली की तरफ देखते हैं और सख्ती से कहते हैं कि उसे अगले 6 महीने तक पिल वुडशेड में कड़ी मजदूरी करनी होगी। वो उसे नसीहत देते हैं कि वो वहां रहकर अपने दिमाग और कैरेक्टर को सुधारे। फैसला सुनाने के बाद वो सबको चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे बिना रहम के सजा दी जाएगी, और फिर सबको जाने का हुक्म दे देते हैं। जाते जाते किन फादर किनली के पास से गुजरते हैं और ठंडी आवाज में पूछते हैं कि वो अभी तक वहां से गया क्यों नहीं, लेकिन किनली जिद्दी होकर वहीं बैठा रहता है और हिलने का नाम नहीं लेता। शाम हो जाती है और किन फैमिली के एस्टेट में अंधेरा छा जाता है। किन फेंग किनली के पीछे पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि पिता परिवार के मुखिया हैं, इसलिए वो मजबूर हैं और किनली को बस माफी मांग लेनी चाहिए। ये देखकर किन्यू वहां आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब किनली का वो जोश कहाँ गया। वो ताना मारता है कि अब किनली के पास खाने को भी नहीं है, बस वो वुडशेड में धुआं फाकता रहेगा। किंडा भी इस मजाक में शामिल हो जाता है और कहता है कि किनली ने पिता से जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे की, उसे अपनी औकात देखनी चाहिए। किन फेंग से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में कहता है कि ये लोग हद पार कर रहे हैं। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किन्यू उसे रोक लेता है। तभी किनली अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो कहता है कि ये लोग बस अपने फैमिली स्टेटस का फायदा उठाकर उसे दबा रहे हैं, वरना इनमें खुद की कोई काबिलियत नहीं है। इस पर किंडा घमंड से कहता है कि तो क्या हुआ। वो किनली को याद दिलाता है कि भले ही उसने सेकंड लेयर तोड़ दी हो, लेकिन किन फैमिली के बाहर वो कुछ भी नहीं है। किनली बिना डरे ऐलान करता है कि भले ही वो किन फैमिली छोड़ दे, फिर भी वो गर्व से खड़ा रहेगा, इन लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। ये सुनकर किंडा उसे उकसाता है कि अगर वो इतना ही महान है तो किन फैमिली छोड़ क्यों नहीं देता। किनली अपना होठ चबाता है और दृढ़ता से जवाब देता है कि वो दिन जरूर आएगा और वो इन सबको पछताने पर मजबूर कर देगा। किन फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बातें करना आसान है, अगर हिम्मत है तो अभी निकल जाए। किनली बिना एक शब्द बोले वहां से मुड़ता है और चला जाता है। किन फेंग उसके पीछे जाता है और समझाता है कि वो जानता है कि किनली की बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन आखिरकार ये उसका घर है। किनली आसमान में चमकते हुए चांद को देखता है और भारी मन से कहता है कि घर शब्द उसे बहुत क्रूएल और कोल्ड लगता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और वो कसम खाता है कि आज के बाद वो किन फैमिली के लिए एक भी आंसू नहीं बहाएगा। देर रात गए किनली उस पिल रूम के वुडशेड का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वो सोचता है कि वो इस परिवार का पहला बेटा है जिसे मजदूरी करने पर मजबूर किया गया है और जिसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है। वो अंदर जाकर अपनी प्योरिफिकेशन एबिलिटी से काम की पिल्स ढूंढने लगता है। वो पाता है कि भले ही ये कमरा किसी सुअर के बाड़े से भी गया गुजरा है, लेकिन यहाँ ढेर सारी वेस्ट पिल्स हैं जो उसके लिए खजाना है। किनली की आंखों में एक आग दिखाई देती है और वो फैसला करता है कि वो इस गुस्से को अपनी ताकत में बदल देगा और जी जान से कल्टीवेशन करेगा। आधा साल बीत जाता है। पिछले 6 महीनों में किनली ने आसानी से ढेर सारी लो ग्रेड पिल्स को प्योरीफाई कर लिया है, जिससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज हो गई है। वो सोचता है कि किन फैमिली के पास एक खास स्पिरिट प्रोटेक्शन पिल होती है जो शरीर की मेरिडियंस को मजबूत करती है, जिससे कोई भी इंसान बिना डर के प्रैक्टिस कर सकता है। इन्हीं पिल्स की मदद से किन ली की कल्टीवेशन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इस दौरान वो कई नई टेक्निक्स सीख लेता है। वो लो लेवल स्पिरिचुअल आर्ट और पर्पल स्पिरिट आर्ट में माहिर हो जाता है। साथ ही वो फायरबॉल आर्ट, इंटरनल साइट आर्ट और ईगल आई आर्ट भी सीख लेता है। हालांकि उसकी 6 महीने की सजा खत्म हो चुकी होती है, लेकिन किन ली वहां से जाने से मना कर देता है और वहीं रहकर उन पिल्स का फायदा उठाता रहता है। इस बीच किन फेंग 2 बार उससे मिलने आता है और कहता है कि वो पिता से माफी मांग ले, लेकिन किन ली साफ मना कर देता है और पूरे 2 साल तक वहीं रहता है। 2 साल बाद किन फैमिली के लोग लगभग भूल चुके होते हैं कि कोई 13वां यंग मास्टर भी है। एक दिन वुडशेड में किन ली अभी भी पिल्स ढूंढ रहा होता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसके दिल में जीत की खुशी होती है। वो महसूस करता है कि उसकी कल्टीवेशन अब स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 3rd लेयर तक पहुंच गई है और वो सारे लो लेवल आर्ट्स सीख चुका है, जिसका मतलब है कि अब वो एक ट्रू कल्टीवेटर बन गया है। लेकिन तभी उसे एक चिंता भी होती है। वो उस मिस्टीरियस नेकलेस के बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है कि वुडशेड की वेस्ट पिल्स से वो सिर्फ लो ग्रेड पिल्स ही बना सकता है। वो हाथ में पकड़ी पिल को देखकर परेशान होता है और सोचता है कि उसकी करंट लेवल के हिसाब से बिना मिड ग्रेड मेडिसिनल पिल्स के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। किन ली अपना सारा सामान एक कपड़े की गठरी में बांध लेता है और बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। वो मन में सोचता है कि किन फैमिली का ये मेडिसिन फर्नेस अब उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक बड़ी जगह और नए रास्ते की जरूरत है। जब वो एक नेबरहुड से गुजर रहा होता है, तभी उसे 2 लोग आपस में बात करते हुए सुनाई देते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि किन फैमिली और मू फैमिली के बीच एक मैरिज अलायंस होने वाला है और इसमें सबसे बड़ी उम्मीद यंग मास्टर किन यू है। वो बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि 1 महीने पहले ही किन यू ने स्पिरिचुअल वॉइड रेल्म की 4th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर किन ली थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि किन यू इतना आगे बढ़ गया है। ठीक उसी वक्त मेन दरवाजा खुलता है और किन फेंग वहां ठंडे लहजे में कहता है कि उसे 13वें ब्रदर से मिलना है। जैसे ही वो किन ली को देखता है, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वो चिल्लाता है कि 13वां ब्रदर बाहर आ गया है।
इससे पहले कि किनली कुछ रिएक्ट कर पाता, किन फेंग दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो जल्दी घर चले क्योंकि वहां एक खुशखबरी उसका इंतजार कर रही है। किन फेंग रास्ते में समझाता है कि 1 साल पहले पिता ने मू फैमिली के एक एक्सपर्ट मू सुई फेंग की जान बचाई थी। इस एहसान के बदले मू सुई फेंग ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी मू यूरान की शादी किन फैमिली के किसी बेटे से करेगा। पहले चॉइस किन यू था, लेकिन मिस मू ने शर्त रखी कि किन फैमिली के सभी बेटे आपस में फेयर कंपटीशन करेंगे और जो ट्रायल पास करेगा वही चुना जाएगा। किन फेंग मन ही मन सोचता है कि अगर किन ली को मू फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो किन फैमिली के लोग उसे कभी नकारा नहीं समझेंगे। कुछ देर बाद वो दोनों अरीना में पहुंच जाते हैं। वहां किन फादर के बगल में मू सुफेंग बैठा होता है और उनके पास एक बेहद खूबसूरत लड़की मू योरान बैठी होती है। उसकी खूबसूरती देखकर किन ली भी दंग रह जाता है और शर्मा जाता है। मू योरान की बस एक झलक ने वहां मौजूद सारे लड़कों को दीवाना बना दिया होता है। मू योरान शर्माते हुए मैक्स देख रही होती है। तभी ऐलान होता है कि किन नान जीत गया है। नीचे खड़े होकर किन ली एनालाइज करता है कि ये किन नान बस दिखावा कर रहा है क्योंकि इसकी स्पेल कास्टिंग स्पीड बहुत स्लो है और इसका मू फैमिली की नजरों में आना नामुमकिन है। ऊपर स्टेज पर किन फादर हंसते हुए मू सुफेंग से पूछते हैं कि उन्हें ये लड़का कैसा लगा। मू सुफेंग कहता है कि लड़का बुरा नहीं है, लेकिन फैसला योरान पर डिपेंड करता है। जब वो योरान से पूछते हैं तो वो बोर होकर अपनी ठोडी पर हाथ रखती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है कि वो लड़का ठीक ठाक है। किन ली ये नोटिस करता है कि मू योरान इस शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रही, शायद उसे मजबूर किया जा रहा है। किन फादर बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब किन यू और किन नान का मैच करवाते हैं। तभी किन फेंग आगे आता है और पिता को याद दिलाता है कि उन्होंने 13वें ब्रदर को भुला दिया है, उसने अभी तक फाइट नहीं की है। किन ली का नाम सुनते ही सब लोग पलट कर देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि वो कचरा आखिरकार बाहर आ ही गया। लोग हंसते हैं कि क्या वो मू फैमिली का दामाद बनने आया है ताकि एक ही बार में अपनी किस्मत बदल सके, जबकि वो वही है जो 2 साल से आग वाले कमरे में बंद था। किन ली अपना गुस्सा दबा लेता है और कुछ नहीं बोलता। किन फादर शर्मिंदा होकर किन फेंग को डांटे हैं कि वो तमाशा न करे, लेकिन किन फेंग कहता है कि 13वां ब्रदर भी एक यंग मैन है। बगल में खड़ा किन डा हंसता है और कहता है कि आज इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किन फेंग गुस्से में कहता है कि मिस मू ने कहा था कल्टीवेशन लेवल मैटर नहीं करता। किन यू उकसाते हुए कहता है कि मिस मू एक रेयर टैलेंट है, उनका पति कोई कचरा कैसे हो सकता है। किन यू की बात पर सभी लोग एक साथ रिएक्ट करते हैं कि ओल्ड नाइन्थ सही कह रहा है। किन फेंग गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन किन ली उसे रोक लेता है और कहता है कि रहने दो, वो लड़ना नहीं चाहता। किन यू जोर से हंसता है और कहता है कि वजह साफ है, वो अपनी बेइज्जती होने से डर रहा है। अब किन ली से बर्दाश्त नहीं होता और वो पलटकर जवाब देता है कि बाहर वालों के सामने अपने ही भाई की बेइज्जती करना क्या ज्यादा शर्म की बात नहीं है। ये सुनकर किन यू चौंक जाता है। ऊपर बैठा मू सू फेंग शांति से ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक किन ली का टैलेंट खराब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि शांति से जवाब दे रहा है। वो सोचता है कि ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ किसी आम इंसान में नहीं होती। गुस्से में किन यू पूछता है कि उसने क्या कहा। किन ली अपनी कमर पर हाथ रखकर ठंडा हंसता है और कहता है कि वो उसे कचरा क्यों बुला रहा है। अगर वो कचरा है तो किन यू तो उससे भी गया गुजरा है, क्योंकि वो उसका हारा हुआ दुश्मन है। ये सुनते ही किन यू का गुस्सा फट पड़ता है और वो चैलेंज करता है कि 13वें की हिम्मत कैसे हुई। वो देखना चाहता है कि असली ट्रैश कौन है। किन ली मुस्कुराता है और कहता है कि अगर पिता इजाजत दे तो वो तैयार है। मू सू फेंग अपनी स्पिरिट से किन ली को स्कैन करता है और निराश होता है कि किन ली अभी भी 3rd लेयर पर है, जबकि किन यू 4th लेयर पर है। उसे लगता है लड़का बस बातें बना रहा है। माहौल गर्म देकर मू योरान बीच में आती है और किन फादर से कहती है कि वो खुद इन दोनों भाइयों का मैच करवाएगी। किन फादर हाँ कर देते हैं और फेयर ड्यूल का ऐलान करते हैं। किन यू खुशी से स्टेज पर दौड़ता है और कहता है कि वो तैयार है। किन ली उसे हाथ के इशारे से आने के लिए उकसाता है। किन यू गुस्से में हमला करता है। किन ली हल्का सा साइड स्टेप लेता है और बचता है। वो वक्त पर हवा में ऊंचा जंप लगाता है और किन यू के खतरनाक हमले से बच जाता है। ये देखकर कि किन ली ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है, किन यू तुरंत फायरबॉल आर्ट यूज करता है। इस वक्त किन ली मन ही मन किन यू की तारीफ करता है कि वो 2 साल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। किन यू लगातार हमला करता रहता है और किन ली फुर्ती से बचता रहता है। भीड़ मजाक उड़ाती है कि किन ली बस भाग रहा है। किन फादर को चिंता होती है कि 13वां हारेगा। बचते हुए किन ली मुस्कुराता है और कहता है कि किन यू बस पागलों की तरह किलिंग मूव्स फेंक रहा है, उसे सही वक्त पर हमला करना भी नहीं आता, इसलिए वो उसे लड़ने के लायक नहीं है। अचानक किन यू की आंखों में डर दिखता है तो उसके पैरों के नीचे जमीन पर एक सैंड वॉर्टेक्स बन जाता है। वो उछलता है, लेकिन तभी किन ली अपना एंटेंगलमेंट आर्ट यूज करता है। एक लंबी पेड़ की डाली तेजी से निकलती है और किन यू का पैर पकड़कर उसे वापस रेत के गड्ढे में खींच लेती है। रेत उसके शरीर को कवर कर लेती है। किन ली ठंडे लहजे में कहता है कि स्पेल कास्टिंग के लिए सही टाइमिंग जरूरी होती है और किन यू की आपा खोनी कास्टिंग बेकार है। वो हमला जारी रखता है और क्विक सैंड आर्ट और एंटेंगलमेंट आर्ट का यूज करता है। डालियां और रेत किन यू को जकड़ लेती है। फिर किन ली एक वाटर एरो बनाता है और ताना मारता है कि अब शायद किन यू को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। वो एरो छोड़ देता है। जैसा उसने सोचा था, किन यू तुरंत अपनी बॉडी प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर लेता है। किन ली रुकता नहीं है और लगातार हमला करता रहता है।
इस वक्त केनयू के दोनों हाथ बुरी तरह बंधे हुए होते हैं। मौका देखते ही किनली तुरंत अपनी विंड वॉक आर्ट यूज करता है। वो अपने हाथ में स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा करता है और एक तेज पाम स्ट्राइक सीधा केनयू के शरीर पर मारता है। चोट लगते ही केनयू के मुंह से खून निकल आता है। किनली हल्का सा मुस्कुराता है और क्विट सैंड आर्ट एक्टिवेट कर देता है। केनयू तेजी से रेत के ढेर के नीचे दबने लगता है। रेत की परत मोटी होती जाती है और उसे इस तरह जकड़ लेती है कि वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। इसके तुरंत बाद किनली वापस वाटर एरो यूज करता है। वो मन ही मन समझाता है कि सबसे जरूरी चीज स्पेल कास्टिंग की कोऑर्डिनेशन होती है। वो सोचता है कि भले ही स्पेल्स कमजोर हों, लेकिन अगर उन्हें एक चेन अटैक में सही से जोड़ा जाए तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो केनयू को चेतावनी देता है कि वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन यूज करे, वरना वो पक्का मारा जाएगा। इसके बाद वो वाटर एरो छोड़ देता है। केनयू बिना हिचकिचाए तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन अंत में वो बुरी तरह थक चुका होता है और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। केनयी का हर एक दाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। स्पेल्स का कॉम्बिनेशन, गहरी टेक्निक्स और मूवमेंट टेक्निक्स मिलकर एक फ्लॉलेस लेवल तक पहुंच जाती हैं। जब किनली देखता है कि केनयू की बॉडी प्रोटेक्शन धीरे धीरे गायब हो रही है, तो वो हंसता है और याद दिलाता है कि ये दूसरी बार है और अब केनयू के पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है। इस बार वो एंटेंगलमेंट आर्ट को और ज्यादा ताकत से यूज करता है। पेड़ की डालियां तुरंत केनयू के शरीर के नाजुक हिस्सों को कसकर जकड़ लेती हैं। किनली उसे जीत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि वो आज उसे एक आखिरी दाव सिखाता है। वो उसे समझाता है कि कमजोर वो नहीं होते जिनका लेवल कम होता है, बल्कि जरूरी ये होता है कि इंसान मौके का फायदा उठाना जानता हो। इसके तुरंत बाद एक फायरबॉल सीधा किनयू की तरफ उड़ता है। किनली धीरे से ऐलान करता है कि किनयू हार चुका है। किनयू जिद करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी प्रोटेक्शन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उस फायरबॉल की ताकत को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। लगातार इतने खतरनाक हमले झेलने के बाद उसकी बॉडी प्रोटेक्शन अब पहले जितनी मजबूत नहीं रह गई थी। किनयू की बॉडी प्रोटेक्शन फायरबॉल की ताकत के सामने पल भर में चकनाचूर हो जाती है। वो इतनी बुरी तरह पिटता है कि वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे खड़े सभी नौजवान ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो हैरानी से सोचते हैं कि ये तेरवा कब से स्पेल्स कास्ट करने में इतना माहिर हो गया। क्या ये वही कचरा है जिसे वो पहले जानते थे? ऊपर स्टेज पर बैठे पिता किन हुआ के चेहरे पर पछतावे की एक लकीर आ जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने एक पिता होने के नाते तेरवे को कभी समझा ही नहीं और उसे कचरा समझते रहे। वो परेशान होकर सोचते हैं कि ऐसी कल्टीवेशन करने के लिए किन ली के पास कैसी काबिलियत होनी चाहिए। वो एहसास करते हैं कि किन ली ही असली जीनियस है, लेकिन उसके कमजोर टैलेंट की वजह से उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। दूसरी तरफ मूसू फैंग किन ली की परफॉर्मेंस से बेहद खुश दिखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्हें ऐसा दामाद मिल जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है या नहीं। वो मानते हैं कि अगर इस लड़के को थोड़ा वक्त दिया जाए तो ये पक्का हजारों लोगों के ऊपर खड़ा होगा और एक इलाके का शासक बनेगा। ये देखकर मू युरान का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो जाता है। वो मुड़ती है और अपने पिता मू सुफैंग के कान में कुछ फुसफुसाती है। मू सुफैंग बड़े जोश के साथ किन फादर की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि गुड नेफ्यू, किन ली की परफॉर्मेंस ने उनकी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि उनका ये ट्रिप बेकार नहीं गया। किन फादर राह की सांस लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें हमेशा डर था कि मिस मू इस मैरिज अलायंस में दिलचस्पी नहीं लेंगी। वो मू सुफैंग से पूछते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि उनकी भतीजी मू युरान ने अपने दिल में किसी को चुन लिया है। मू सुफैंग तुरंत जवाब देते हैं कि उन्हें लगता है कि किन ली सबसे सूटेबल है। किन फादर खुशी से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो वो इस रिश्ते को पक्का करते हैं। मू युरान शर्माते हुए हाँ करती है और कहती है कि वो अपने पिता और अंकल किन की बात मानेगी। लेकिन तभी किन ली बीच में बोल पड़ता है और अपने पिता को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो माफी चाहता है, लेकिन वो इस शादी के लिए राजी नहीं हो सकता। किन फादर को लगता है कि उन्होंने शायद गलत सुना है, इसलिए वो दोबारा पूछते हैं कि उसने क्या चाहा। वो गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि वो अपनी बात दोहराए। किन ली अपनी बात पर अटल रहता है। वो दृढ़ता से कहता है कि वो इस शादी के लिए हाँ नहीं कह सकता। ये सुनकर मू फादर और डॉटर दोनों को बुरा लगने लगता है। किन फादर गुस्से में धमकी देते हैं और उसे बदतमीज कहते हैं। वो पूछते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मना करने की। वो उसे दुष्ट बेटा कहते हैं और ऐलान करते हैं कि वो आज सबके सामने उसे सजा देंगे ताकि वो अंकल मू और मिस मू से माफी मांगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद किन ली बिल्कुल नहीं डरता। वो पलटकर पूछता है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो क्या पिता उसे जान से मार देंगे। ये सुनकर किन फादर का गला रुंध जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाते। ये देखकर किन फैंग समझ जाता है कि मामला बिगड़ रहा है, इसलिए वो किन ली को बचाने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि तेरवा ये क्या कर रहा है और पिता से ऐसे बात क्यों कर रहा है। लेकिन किन ली जवाब देता है कि सेकंड ब्रदर को निराश होना पड़ेगा क्योंकि उसके अपने कुछ प्लान्स हैं। इसके बाद वो इज्जत से अपने हाथ जोड़ता है और प्रणाम करता है। वो पिता को बताता है कि वो आज यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आया था, बल्कि वो सिर्फ फेयरवेल लेने आया था।
वो कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी और मिस मू को गलतफहमी हो जाएगी। वो मिस मू से वहीं खड़े होकर माफी मांगता है। ये सुनते ही मू यूरान के पूरे शरीर से एक ठंडा ऑरा निकलने लगता है। वो गुस्से में कहती है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक सवाल पूछना चाहती है। वो डांटते हुए पूछती है कि आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है कि केन ली सबके सामने ये रिश्ता तोड़ रहा है। वो धमकी देती है कि अगर केन ली ने साफ साफ नहीं बताया तो वो आज यहाँ से जाने के बारे में सोचे भी ना। उसका ऑरा इतना ताकतवर होता है कि केन फादर भी डर के मारे कांपने लगते हैं। सिर्फ केन ली बिना डरे खड़ा रहता है। वो शांति से कहता है कि मिस मू ज्यादा सोच रही हैं। बात ये नहीं है कि मिस मू उसके लायक नहीं है, बल्कि सच ये है कि वो मिस मू के लायक नहीं है। मू योरान चढ़कर जवाब देती है कि वो इस वजह को नहीं मानती। केन ली चुपचाप अपने होठ भींच लेता है। मू योरान का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पूछती है कि क्या वो कुछ बोलेगा नहीं। केन ली उसे गहराई से देखता है और पूछता है कि क्या मिस मू सच में चाहती है कि वो बोले। मू योरान चढ़कर कहती है बोलो। तो केन ली सीधा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि ये हस्बैंड सिलेक्शन क्या मिस मू का खुद का आइडिया था। मू यूरान ईमानदारी से जवाब देती है कि ये माता पिता का हुक्म था और एक बेटी होने के नाते वो सिर्फ आज्ञा मान सकती है। किनली बात आगे बढ़ाता और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मिस मू खुद इस शादी को बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये शादी सिर्फ मू फैमिली एल्डर्स का आइडिया था। मू यूरान हल्का सा सर हिलाकर हाँ करती है। किनली तुरंत समझाता है कि दरअसल जिस पल उसने मिस मू को देखा था उसे अंदाजा हो गया था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो कहता है कि यही वजह थी कि कंपटीशन के दौरान मिस मू इतनी बोर और अनइंटरेस्टेड लग रही थी। वो बस अपने पिता की खुशी के लिए वहां बैठी थी। लेकिन मू यूरान बचाव करते हुए कहती है कि वो इसलिए अनइंटरेस्टेड थी क्योंकि उन्हें कोई सूटेबल पर्सन नहीं मिला था। किनली मू यूरान की बात सुनकर तुरंत उनके इरादों को भांप लेता है। किनली सीधा कहता है कि क्योंकि मिस मू ने उसे चुना है तो वो उनके इस फैसले के पीछे का सच बताने की इजाजत चाहता है। वो खुद पर ताना मारते हुए कहता है कि दुनिया उसे हमेशा से कचरा कहती आई है। वो गुस्से में गुर्राता है और आरोप लगाता है कि भले ही वो जीता या हारता, मिस मू ने हर हाल में उसे ही चुना होता। वो खुलासा करता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मिस मू को उससे कोई प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। जब मू यूरान सफाई देने की कोशिश करती हैं तो वो उन्हें रोक देता है और अपनी बात पूरी करता है। वो लॉजिक देता है कि मू फैमिली एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है और मिस मू एक रेयर टैलेंट है। ऐसे में ये छोटी सी केन फैमिली उनके स्टेटस के लायक कैसे हो सकती है। वो उनका असली प्लान सबके सामने रखता है। वो बताता है कि शादी के बाद अगर वो मू फैमिली में जाता है तो मिस मू जब चाहे उसे घर से निकाल सकती हैं। इस तरह वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करेंगी और बिना शादी की अपनी रेपुटेशन भी बचा लेंगी। किनली उनकी आंखों में देखकर पूछता है कि क्या उसका अनुमान सही नहीं है। ये सुनकर मू यूरान घबरा जाती हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पिता मू सुइफेंग हैरानी से अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या उसने सच में यही सोचा था। मू यूरान शर्मिंदा होकर अपने होंठ काटने लगती हैं और कुछ नहीं बोलती, जिससे साबित हो जाता है कि किनली का शक सही था। इस हरकत पर मू सुइफेंग गुस्सा हो जाते हैं और मिस मू को अनफिलियल कहते हुए डांटते हैं कि उन्होंने आज अपने पिता को शर्मिंदा कर दिया। तभी किन हुआ बीच बचाव करने आते हैं। वो मू सुइफेंग को शांत करते हैं और सारा इल्जाम अपने बेटे पर डाल देते हैं कि उसने उनके अच्छे इरादों पर पानी फेर दिया। ये सुनकर किनली एक ठंडी और दर्द भरी हंसी हंसता है। वो अपने पिता को देखता है और याद दिलाता है कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो शिकायत करता है कि पिछले 16 सालों से वो सिर्फ अपने पिता का थोड़ा सा प्यार चाहता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ बेइज्जती मिली। वो दुख के साथ बताता है कि पिछले 10 सालों में पिता ने एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखा, यहाँ तक कि वो अपने बेटे का नाम तक भूल गए थे। किनली टूटे हुए दिल से कहता है कि अब वो उनके झूठे प्यार और अच्छे इरादों की उम्मीद छोड़ चुका है। वो पिता से एक चुभने वाला सवाल करता है कि अगर आज मिस मू ने उसे ना चुना होता तो क्या पिता तब भी इतने गुस्सा होते। ये कड़वा सच सुनकर केन फादर शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेते हैं। कीनली वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और आखिरी बार सफाई देता है। वो बताता है कि वो आज यहाँ कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ विदाई लेने आया था। अगर सेकंड ब्रदर ने जिद न की होती तो ये तमाशा होता ही नहीं। वो जमीन पर सर रखकर गिड़गिड़ाता है कि वो अब इस परिवार में नहीं रहना चाहता। जाने से पहले वो पिता को 18 साल पालने के एहसान के लिए शुक्रिया कहता है। फिर किनली धीरे से खड़ा होता है और वादा करता है कि जब फ्यूचर में वो अपना नाम बना लेगा तो वापस आकर इस कर्ज को जरूर चुकाएगा। इसके बाद वो अपना झोला उठाता है और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि वो अपने ही भाइयों की नफरत और इन बड़े घरों के खोखले रूल से थक चुका है। वो बस एक नया आसमान ढूंढना चाहता है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी तरह किनली अकेला अपनी नई यात्रा शुरू करता है और मन में सोचता है कि अब से नीला आसमान उसका साथी है और आजादी उसकी मंजिल। कुछ वक्त बाद सीन शांग्युआन एंशिएंट सिटी में शिफ्ट होता है। किनली एक इन के सामने खड़ा होता है। कमरा बहुत छोटा होता है लेकिन मालिक उससे 30 स्पिरिट स्टोन्स मांग रहा होता है। इन कीपर उसे धक्का देता है और बदतमीजी से कहता है कि यही रेट है, अगर पैसे नहीं है तो वो वहां से दफा हो जाए। किनली कोशिश करता है और अपनी जेब से एक लो ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पिल निकालता है। वो पूछता है कि क्या वो पैसे की जगह इस पिल से किराया भर सकता है, लेकिन इनकीपर गुस्से में उसे गाली देता है और कहता है कि बिना स्पिरिट स्टोन्स के यहाँ कोई काम नहीं होगा। किनली वहां से निराश होकर चला जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया में बिना पैसे और ताकत के कोई इज्जत नहीं है। अचानक पीछे से एक आवाज आती है जो उसे पुकारती है। वो पलटकर देखता है तो एक अजनबी खड़ा होता है जो पूछता है कि क्या उसे स्पिरिट स्टोन्स की सख्त जरूरत है।
किनली शक की नजरों से पूछता है कि उस आदमी को क्या चाहिए। वो अजनबी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि उसने देखा कि किनली को अभी इन में परेशानी हो रही थी और उसे लगता है कि वो इस शहर में नया है। किनली सतर्क होकर पीछे हटता है और कहता है कि वो नया है या पुराना, इससे उस आदमी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो ठग उसे जाने नहीं देता। वो बड़े प्यार से समझाता है कि वो मदद करना चाहता है। वो कहता है कि क्योंकि इन कीपर ने पेल नहीं ली तो क्यों ना किनली वो पेल उसे बेच दे। किनली अपनी कीमत बताता है, एक पेल के 5 स्पिरिट स्टोन्स। वो आदमी तुरंत सर हिलाकर मना कर देता है और झूठ बोलता है कि यहाँ का रेट 2 स्पिरिट स्टोन्स पर पेल से ज्यादा नहीं है। मजबूरी में किनली मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे पूरा रेंट भरना है, इसलिए उसे काफी स्टोन्स चाहिए। वो आदमी किनली की कमर पर बंधे पाउच को लालच भरी नजरों से देखता है और समझ जाता है कि वहां और भी पिल्स है। वो चालाकी से कहता है कि उसके पास अभी जेब में इतने स्टोन्स नहीं है। वो किनली को अपने घर चलने का ऑफर देता है और वादा करता है कि वो वहां सारी पिल्स खरीद लेगा। किनली पहले हिचकिचाता है और कहता है कि वो यहीं इंतजार करेगा। वो आदमी खुद जाकर स्टोन्स ले आए, लेकिन वो ठग उसे डराता है। वो कहता है कि अंधेरा हो रहा है और उसका घर दूर वेस्ट सिटी में है। अगर वो अकेला गया तो रात में वापस आते वक्त रात हो जाएगी और यहाँ की सड़कें रात में सेफ नहीं होती। किनली मजबूरी में हाँ कर देता है और उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद अंधेरा होने लगता है और किनली को खतरा महसूस होता है। वो रुक जाता है और पूछता है कि वो लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। वो आदमी उसे एक सुनसान दरवाजे के पास ले जाता है और कहता है कि उसका घर यही है। किनली सावधानी बरतते हुए अंदर जाने से मना कर देता है। वो अपनी 18 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स का हिसाब लगाता है और कहता है कि वो बाहर ही रुकेगा। वो आदमी अंदर जाकर पैसे ले आए। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। वो कहता है कि ठीक है। वो समझ सकता है कि किनली नया है इसलिए डर रहा है। वो उसे वहीं रुकने का बोलकर अकेले दरवाजे के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद दरवाजे के अंदर से उस अजनबी के चिल्लाने और गाली देने की आवाजें आती हैं। वो चीखता है कि किस चोर ने उसके सामान को हाथ लगाया है। अंदर से टूटे हुए कांच और चीजें उड़ती हुई किनली की तरफ आती हैं। किनली चिंता में पड़ जाता है और बिना सोचे अंदर दौड़ता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, एक जलता हुआ आग का गोला तेजी से उसकी तरफ आता है। किनली तुरंत डॉज करता है और समझ जाता है कि ये फायर बॉल आर्ट है। तभी छत पर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। इसके तुरंत बाद एक और आदमी भी वहां आ जाता है और हंसता है कि किनली आखिरकार अंदर आ ही गया। किनली रिफ्लेक्स से अपनी गर्दन घुमाता है। चौथा ब्रदर और दूसरा ब्रदर आराम से चलते हुए आगे आते हैं। दूसरा ब्रदर ताना मारता है कि ये लड़का तो बिल्कुल रुकी लगता है, इसके पास तो कोई प्रोटेक्टिव आर्मर भी नहीं है। वो हैरानी से पूछता है कि इसके पास इतनी सारी पिल्स कहाँ से आई होंगी। चौथा ब्रदर हंसता है और कहता है कि उसे कमजोर ना समझो, ये लड़का एक बार में 18 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स निकाल सकता है, तो इसके पास और भी अच्छा माल होगा। वो खुश होकर कहता है कि वैसे भी एल्डेस्ट ब्रदर काफी वक्त से गायब है और उनकी पिल्स खत्म हो रही हैं। अब जब ये लड़का खुद उनके दरवाजे पर आया है तो शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि किनली डर रहा होता है, फिर भी वो उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि क्या वो शहर के अंदर लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं, क्या उन्हें डर नहीं है कि कोई देख लेगा। दूसरा ब्रदर ठंडी हंसी हंसता है और उसे भोला भाला कहता है। वो समझाता है कि शैंगुएन एंशिएंट सिटी का नियम है कि कमजोर को ताकतवर मार देता है। वो आवाज धीमी करके बताता है कि यहाँ हर घर एक कल्टीवेटर का है और सबके पास फॉर्मेशन एरेज होते हैं जो आवाज और एनर्जी को बाहर जाने से रोकते हैं। वो इशारा करता है कि हर लैंटर्न पर एक टैलिस्मैन लगा हुआ है। किनली हैरानी से उन टैलिस्मैन्स को देखता है। चौथा ब्रदर चिल्लाता है कि बातें बंद करो और काम खत्म करो। दूसरा ब्रदर तुरंत किनली पर फायरबॉल आर्ट लॉन्च करता है। किनली ठंडे दिमाग से अपना हाथ घुमाता है और काउंटर अटैक करता है। फायरबॉल तुरंत गायब हो जाता है। दूसरा ब्रदर अपने ऑरा शील्ड से किनली के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। किनली की आंखों में एक अजीब सी रोशनी आती है। वो आदमी समझ जाता है कि ये ईगल आई आर्ट है। लेकिन किनली की चालाकी ये थी कि ईगल आई आर्ट सिर्फ एक धोखा था। उसने वाटर एरो आर्ट और ईगल आई आर्ट के कास्टिंग स्टाइल को मिला दिया था ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। जब दूसरे ब्रदर का ध्यान भटकता है, किनली मौके का फायदा उठाकर अपना असली हमला करता है। वो आदमी चीखता है और अपने भाई को बचाने के लिए बुलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। किनली का हमला सीधा उसके आर पार हो जाता है। खून की बूंदें टपकने लगती हैं और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ चौथा ब्रदर भी वाइन से बुरी तरह बंध जाता है। वो गुस्से में दांत पीसता है और सोचता है कि ये लड़का बहुत चालाक है। ईगल हाज आर्ट हमले के लिए नहीं, बल्कि धोखा देने के लिए यूज किया गया था। किनली भी थक चुका होता है। वाइन्स चौथे ब्रदर को और कसने लगती है। चौथा ब्रदर सोचता है कि ईगल आई आर्ट खतरनाक नहीं है, बल्कि डरावनी बात यह है कि इस लड़के की कास्टिंग टाइम बहुत तेज है। जमीन पर गिरा दूसरा ब्रदर दर्द में कराहता है और अपने भाई से टैलिस्मैन यूज करने को कहता है। ये सुनकर किनली गुस्सा हो जाता है और कहता है, सपने में भी नहीं। वो तुरंत वाटर एरो आर्ट यूज करके उनके फायरबॉल को रोकता है और अगला तीर सीधा चौथे ब्रदर पर मारता है। दूसरा ब्रदर लाचारी से देखता है कि उसका भाई बुरी तरह पिट रहा है। चौथा ब्रदर चीख भी नहीं पाता और जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब दूसरे ब्रदर को अपनी असली हालत का एहसास होता है। वो किनली की तरफ रेंगता हुआ आता है और गिड़गिड़ाता है,
वो माफी मांगता है और कहता है कि वो गलत था, उसे ना मारा जाए। लेकिन किनली उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। वो ठंडे दिमाग से अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल उसे भी मार देता है। मरने से पहले वो आदमी गाली देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर से खून का फव्वारा निकलता है और वो मर जाता है। किनली अपने हाथ को देखता है जो बुरी तरह कांप रहा होता है। वो जोर जोर से सांसें लेता है और सोचता है कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अचानक उसकी नजर दूसरे ब्रदर की बॉडी पर किसी चीज पर पड़ती है। वो पास जाकर देखता है और हैरान रह जाता है। वो एक कैंकून पाउच यानी स्टोरेज बैग होता है। सीन बदलता है और किनली अपने कमरे में वापस आ चुका होता है। वो अपनी उंगली काटकर खून निकालता है ताकि वो उस कैनकुन पाउच पर ब्लड बाइंडिंग कर सके। ब्लड बाइंडिंग बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा खून और स्पिरिचुअल सील चाहिए होती है। क्योंकि किनली अब स्पिरिचुअल वॉइड रिल्म की थर्ड लेयर पर है, ये उसके लिए मुश्किल नहीं होता। खून सोखने के बाद पाउच खुल जाता है। अंदर ढेर सारे टैलिस्मन्स, मेडिसिनल पिल्स, एक कमांड टोकन, एक सीक्रेट मैनुअल और दर्जनों स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं। इतना सारा खजाना देखकर किनली का लोगों को मारने का दुख तुरंत गायब हो जाता है। वो सबसे पहले अपनी गलती से सीख लेता है। वो खुद से वादा करता है कि एक गलती जो एक बार हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो 100 जानें भी कम पड़ जाएंगी। वो आह भरता है और सोचता है कि वो शैंगवान सिटी इसलिए आया था ताकि कल्टीवेशन वर्ल्ड के करीब आ सके। लेकिन पहले ही दिन उसकी जान जाने वाली थी। वो कसम खाता है कि अब से वो किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद वो वापस सड़क पर निकलता है। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि एक मिड ग्रेड की गैदरिंग पिल के 30 स्टोन्स, ब्लैक मार्केट में तो ये सिर्फ 10 में मिलती है। दुकानदार सफाई देता है कि अगर ब्लैक मार्केट में सस्ती है तो वो वहीं चला जाए, यहाँ प्राइस कम नहीं होगा। वो आदमी और उसका ब्लॉन्ड साथी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अभी ब्लैक मार्केट नहीं जा सकते। किनली मौका देखता है और उनके पास जाता है। वो एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है कि उसने सुना उन्हें मिड ग्रेड पिल्स चाहिए। वो बताता है कि उसके पास कुछ पिल्स हैं। वो आदमी उसे शक की नजरों से देखता है और कहता है कि इसके पास तो कैनकुन पाउच भी नहीं है, ये पिल्स कहाँ से लाएगा। किनली सर खुजाता है और भोला भाला होने का नाटक करता है। वो झूठ बोलता है कि उसे कुछ दिन पहले ये पिल्स मिली थी, लेकिन क्योंकि इस शहर में बिना पैसे के कुछ नहीं होता, वो मजबूरी में इन्हें बेच रहा है। वो ऑफर देता है कि ब्लैक मार्केट में 10 स्टोन्स है, वो उन्हें 12 स्टोन्स में दे देगा। वो आदमी अभी भी खुश नहीं होता और कहता है कि 12 महंगा है। किनली दुखी होने का नाटक करता है और कहता है कि 11 स्टोन्स, इससे कम नहीं होगा। वो बताता है कि उसके पास सिर्फ 4 पिल्स हैं। वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है कि 11 स्टोन्स ठीक है, डील पूरी होती है। वो आदमी खुश होकर कहता है कि 4 पिल्स तो एक दिन के लिए भी काफी नहीं है। वो अपना पता बताता है, नंबर 19 यानजाओ ईस्ट सिटी, और कहता है कि अगर और पिल्स हो तो वो वहीं मिलेगा। किनली सर झुकाकर झूठ बोलता है कि वो तो बस एक कमजोर कल्टीवेटर है, वो और पिल्स कहाँ से लाएगा। वो आदमी चला जाता है और किनली पीछे से धीरे से कहता है, अपना ख्याल रखना। एक पल बाद किनली के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में संतुष्टि दिखाई देती है।